हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। तो पहले जान लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। वैसे तो भगवान ने सबको ही काफी खूबसूरत बनाया है, लेकिन फिर भी हम अपनी ब्यूटीनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सजते धजते हैं, या फिर कहो जैसे कि महिलाएं आभूषण पहनती हैं, मेकअप करती हैं ताकि वो और खूबसूरत लग सके, उनकी ब्यूटी इंक्रीज हो सके। तो ऐसे ही लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच अडॉर्न द लैंग्वेज, यानी वो भाषा को आभूषित करते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। दे प्रोड्यूस ग्रेट इफेक्ट्स ऑन रीडर और लिसनर। जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो सुनने वाले पर या कहो कि फिर पढ़ने वाले पर एक अच्छा इफेक्ट छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें सीधा ना कहा जाकर एक आभूषित तरीके से कहा जाता है। फिर दे इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, वो भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दे एड कलर एंड इंटरेस्ट, वे इसे रुचिकर और रंगीन बनाते हैं। रंगीन कैसे कि उसे डायरेक्ट ना कहकर उसे खूबसूरत शब्दों में कहा जाता है। जैसे कि चाहे तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। अब भाई मन तो सोने का नहीं हो सकता ना, अगर सोने का होता तो फिर बात ही कुछ और थी। लेकिन इसे कह सकते हैं कि अलंकृत करके बोला गया है, इसलिए खूबसूरत बन गया। यूज्ड इन टंग ट्विस्टर्स, यानी इसमें जो टंग है वो ट्विस्ट हो जाती है। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हाउ कैन ए काम ट्रेन इन ए क्लीन क्रीम कैन। हुई ना टंग ट्विस्ट, बोल के देखिए आप भी। दे हैव डिपर मीनिंग इन द वर्ड्स लाइक इडियम्स, जैसे कि मुहावरे होते हैं। जैसे कि आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा होना। सीधे भी कह सकते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, लेकिन आंखों का तारा होना मतलब उसे घुमा के कहा जाता है। तो यही फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज में काम करते हैं। इनके अंदर डिपर मीनिंग यानी गहरा अर्थ छुपा होता है, लाइक इडियम्स मुहावरों की तरह, या फिर कह सकते हैं कि लाइक प्रोवर्ब में भी ऐसा ही होता है। दे अडॉर्न द लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज होती है उसे आभूषित करते हैं। तो चलिए हम कुछ टाइप्स ऑफ फिगर स्पीच के बारे में देखते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट है सिमिले। सिमिली में को हिंदी में हम उपमा भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग के बीच में कंपेयर्ड होता है, लेकिन वन पॉइंट इनमें सिमिलर होना चाहिए। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, यानी दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपेयर होता है, लेकिन एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, उनमें कम से कम एक जो पॉइंट है वो सामान्य होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। और हम इसको पहचानते कैसे हैं? इनमें लाइक, एज, सो एज, लाइक एज, इस तरीके के शब्दों का यूज होता है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे, सी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून, कि वो चांद की तरह सुंदर है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ए वन पॉइंट जो कॉमन है वो क्या है? सुंदरता, कि वो वह भी सुंदर है और मून तो सुंदर होता ही है। तो यहाँ पे जो सुंदरता है वो वन पॉइंट है जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन है। और टू डिफरेंट थिंग, शी यानी ये तो एक लड़की हो गई, और इधर मून, तो ये दोनों डिफरेंट थिंग हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, यानी कि वो इतना बहादुर है जितना लायन। तो फिर यहाँ पर क्या, कौन सा पॉइंट कॉमन है? बहादुरता। तो हमारे लिए एक ट्रिक के रूप में हम इन्हें बोल सकते हैं कि जहां पर एज, सो एज, लाइक ये शब्द मिल जाए तो वो है सिमिली। ये अगर हम इन वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो भी हम पता लगा सकते हैं कि ये सिमिली का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे कि इसने बोला कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, कि दो डिफरेंट थिंग होनी चाहिए। मान के चलिए कि एग्जाम्पल आ जाता है, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? सिस्टर, और वो दोनों ही
क्या है, मतलब शी भी कह सकते हैं कि मतलब ये दोनों स्त्रीलिंग हुआ, या इनके बीच में कॉमन थिंग नहीं है, दोनों को ही सुंदर बताया है और दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग नहीं है। तो यहाँ पर सिमिले नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज की तुलना किसी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग से करें, जैसे कि यहाँ पर इस लड़की की तुलना चांद की खूबसूरती से की गई है, तो ये तो हो गई डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अगर हम किसी लड़की की तुलना दूसरी लड़की से करें तो यहाँ पर ये कॉमन, मतलब जो ये वन पॉइंट कॉमन होता है वो नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे एज आ गया तो सारी जगह होगा। बस हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि टू डिफरेंट थिंग होना चाहिए। जैसे कि ही फॉट लाइक ए लायन, कि वह एक लाइन की तरह लड़ा, शेर की तरह लड़ा। तो यहाँ पर क्या है, लाइक आया है और टू डिफरेंट थिंग है कि उसकी तुलना किससे की गई है, लायन से। तो ये था सिमिले। अब हम हमारा सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। तो सेकेंड है हमारा मेटाफर। मेटाफर यानी रूपक, रूपक अलंकार। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिले। इसमें जो सिमिले है वो निहित होता है, इम्प्लाइड यानी निहित। फिर इसमें एक तो जैसे सिमिली में क्या होता था कि डायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कंप्लीट वननेस, यानी इसमें जो चीज है उसे वही बता दिया जाता है, उसको पूर्णता दे दी जाती है। जैसे कि हम वहाँ शी इज लाइक ए मून, उसे मून की तरह बताया जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, शी इज मून, कि भाई उसे ही चंद्रमा बता दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट वननेस। एग्जांपल से समझते हैं। कैमिल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है। अब उसे ऊंट जहाज तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे यहाँ पर या फिर की तरह भी बता सकते हैं, लेकिन इसे यहाँ पर वननेस, कंप्लीट वननेस की ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज बता दिया गया है। या फिर कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप इज द लॉयन ऑफ द फील्ड, यानी जो महाराणा प्रताप है वो मैदान में शेर, मैदान के शेर की तरह उन्हें बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट वननेस। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एज, लाइक, सो इनका यूज नहीं होता। अगर इनका यूज नहीं होगा तो क्या होगा, उस चीज में वैसे ही वननेस आ जाएगी, यानी इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। तो एक तो हम ट्रिक ये देख सकते हैं कि इनका यूज यहाँ पर नहीं होता है। सेकंड, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे कि मैन इज वॉल्फ, वॉल्फ यानी भेड़िया, मैन को यहाँ पर वॉल्फ बताया गया है, मतलब मैन इज, अगर सिमिली होता तो मैन इज लाइक वॉल्फ, लेकिन जब उसे वही चीज बता दिया जाए या उसे वही पूर्णता दे दी जाए तो इसमें से क्या क्या बोलेंगे उसे, मैन इज वॉल्फ। फिर नेक्स्ट है हमारा ही इज शाइनिंग स्टार, कि वह चमकता हुआ तारा है। लेकिन जैसे कि ही इज लाइक शाइनिंग स्टार तो सिमिले, लेकिन हमने बोला ही इज शाइनिंग स्टार, जो शाइनिंग स्टार उसे पूरा ही शाइनिंग स्टार बता दिया गया है। तो इधर क्या होगा, मेटाफर। हम ऐसे एज ए ट्रिक इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एज, लाइक, शो का यूज नहीं होता, और एंड द सेकंड थिंग इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और वहां पर डायरेक्ट। वहां पर लाइक एज लगा दिया जाता था सिमिली में, यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट वननेस, उसे वही बना दिया जाता है। थर्ड हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। लाइफलेस थिंग्स आर प्रेजेंटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स, जब निर्जीव चीजों को या कहो जिनमें जान नहीं है उन्हें ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह या फिर कहो कि जीवित चीजों की तरह उन्हें जब प्रस्तुत किया जाए, उन्हें ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन। एग्जांपल से समझेंगे। ए लाई हैज नो लेग्स, कि झूठ के पैर नहीं होते। तो क्या झूठ के वाकई में पैर होते, नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड पर्सोनिफाई द थिंग्स, यानी यहाँ पे इन चीजों को पर्सोनिफाई कर दिया गया है कि जो झूठ है उसके पैर नहीं होते। ए लाई हैज नो लेग्स, यानी यहाँ पर ये झूठ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। और लेग्स, लेग्स किसकी होती हैं, वो तो भाई इंसानों के ही होती हैं या जानवरों के भी होती हैं, लेकिन वो सब कैसी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ पे लिविंग थिंग्स और लिख सकते हैं हम।
जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ पर्सोनिफाई कर दे तो वो होगा पर्सोनिफिकेशन, यानी Li हैज नो लेग्स। और सेकंड एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, जो अवसर है वो दरवाजा खटखटाता है मगर एक बार। अब अपॉर्चुनिटी चल के तो आएगा नहीं आपका दरवाजा खटखटाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया है, नॉन लिविंग थिंग के साथ लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, यानी कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर की अवसर दरवाजा खटखटाता है। अब है लव इज ब्लाइंड, ये तो सबको ही पता होगा कि भाई प्यार अंधा है, तो लव इज ब्लाइंड। अब प्यार के ना तो आंखें हैं, तो ना तो देखता है और ना ही अंधा है, लेकिन यहाँ क्या किया है, लव क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे किसके साथ पर्सोनिफाई कर दिया गया है, लिविंग थिंग के साथ, कि प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड। फिर है हमारा नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जो अनुभव है वो एक सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो इधर जो एक्सपीरियंस है वो टीचर तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या किया गया है, नॉन लिविंग थिंग है एक्सपीरियंस, जिसे टीचर यानी एज ए लिविंग थिंग के साथ पर्सोनिफाई किया। फिर सेकंड है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो यहाँ पर भी यही वही बात हुई है कि इसे पर्सोनिफाई किया गया है। तो सिंपल सी बात है, जब जिन चीजों में जान नहीं है उन्हें ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग के साथ पर्सोनिफाई कर दिया जाए तो वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। अब हम इसका फोर्थ यानी नेक्स्ट देखते हैं। तो और हमारा नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति, इसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। इसमें क्या होता है, थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन एग्जीग्रेटेड मैनर, यानी थिंग्स को, चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, यानी इन एग्जीग्रेटेड मैनर। एग्जीग्रेटेड यानी बड़ा चढ़ाकर। एग्जांपल से समझते हैं, ब्लड वाज फ्लोइंग एज ए रिवर इन द बैटल, कि युद्ध में खून की नदियां बह रही थी। अब खून के मतलब युद्ध होता है तो ठीक है, खून वगैरह होता है, मतलब मारामारी में खून वगैरह निकलता है, लेकिन नदियां बह रही थी इतना ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा चढ़ाकर बताया गया, इन एग्जीग्रेटेड मैनर। That food was so hot, my ears were smoking, यानी कि खाना इतना गर्म था कि मेरे कानों से धुआं निकल रहा था। ऐसा हो सकता है कि कितना भी गर्म खाना खाओ कानों से धुआं निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, यानी जो रियल है उससे कहीं ज्यादा बताया गया है। She wept oceans of tears, मतलब वो इतना रोई, कितना समुद्र के जितने आंसुएं बहा दिए उसने। ऐसा हो सकता है हम पूरे दिन भी बैठ के रोए या फिर कहो पूरा महीना रोए, तब भी हम ओशियन जितना तो आंसुएं नहीं बहा सकते, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा चढ़ाकर, मतलब जो रियल है उससे कहीं ज्यादा बताकर कहीं ज्यादा बताया गया है, यानी शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हम विरोधाभास विरोधाभास कहते हैं हिंदी में। when two opposite things are used together, जब दो opposite things को यानी दो अलग अलग चीजों को एक साथ यूज लिया जाए तो क्या होगा, ऑक्सीमोरन। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, अगर वो ओपन है तो फिर सीक्रेट कैसे रहा, और अगर सीक्रेट है तो फिर ओपन कैसे रहा, तो हो गए ना टू अपोजिट थिंग्स, यानी दो उल्टे शब्द या दो विलोमीय शब्द कह सकते हैं हम इनको, कि इट इज एन ओपन सीक्रेट। लाइफ इज बिटर स्वीट, अगर लाइफ बिटर है तो फिर स्वीट कैसे हुई, या तो बिटर ही हो सकती है या फिर स्वीट ही हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर एक साथ दोनों शब्दों को यूज किया गया है, यानी लाइफ इज बिटर स्वीट। नेक्स्ट है द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, अगर कॉमेडियन सीरियस था तो फिर फनी कैसे हुआ, तो हो गए ना दोनों अपोजिट शब्द। तो जब दो, तो हमें इसमें क्या ट्रिक देखना है, जब दो अपोजिट शब्द एक साथ यूज किए जा रहे तो हम आंख बंद करके ऑक्सीमोरन हमें लगा देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे होता है यानी संबोधन, या फिर कह सकते हैं संबोधित अलंकार हिंदी में अपोस्ट्रोफे। एन अपोस्ट्रोफे इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स,
यानी एन apostrophe इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। जब किसी कहो कि मृत, अनुपस्थित या पर्सोनिफाई वस्तु को या आइडिया को संबोधित किया जाए तो क्या होगा? अपस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच। एग्जांपल से समझते हैं। ओ डेथ वेयर इज द स्ट्रिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हम एज ए ट्रिक क्या देख सकते हैं कि इसमें ये अपस्ट्रोफे का ये जो सिंबल होता है ये हमें सारे एग्जांपल्स में मिलेगा। तो जहां पर ये मिले तो आप समझ सकते हैं। और थोड़ा बहुत हमें ये भी जान के जाना है कि ये किसके लिए एड्रेस हो रहा है, एब्सेंट, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। जैसे कि ओ डेथ वेयर इज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? डंक, डंक। ओ डेथ वेयर इज द स्ट्रिंग। ओ होली नाइट, ओ डेथ कम सून। तो या फिर कह सकते हैं ओ ग्रेव वेयर इज विक्टरी। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं जो ज्यादातर या तो ओ से स्टार्ट होंगे या इनमें ये अपस्ट्रोफे का आपको सिंबल मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपोइया। इसमें क्या है? द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट डेट क्रिएट द सेंस और मीनिंग। यानी कह सकते हैं कि वर्ड्स की, एनिमल्स की या ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड्स होती है, मतलब वो एक सेंस या मीनिंग में, या फिर कह दो कि जहां पर एज ए ट्रिक हम देख सकते हैं कि जहां पर हमें वर्ड या एनिमल की साउंड्स वाला एग्जांपल मिलता है। एग्जांपल में हम देख सकते हैं जैसे कि कैट मियाऊ, तो ये कौन सा होगा? ओनोमेटोपोइया। द बजिंग, बजिंग, बी फ्लू अवे। जो बी है, बी जब उड़ती है तो क्या ऐसी आवाज आती है, यानी बजिंग। तो यहाँ पर ये साउंड है। द डॉग बार्क्स, बार्क्स की जगह हम कर सकते हैं कि वाव वाव, द डॉग्स वाव वाव। तो फिर क्या हो गया ये? जैसे काउ मेंस, द डॉग्स वाव वाव। तो फिर ये जो एनिमल्स की साउंड्स है ये ही है ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं ध्वनि सूचक। फिर नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। A number of the words having the same first consonant sound and close together in a series। मतलब रिपीटेशन किसका? कॉन्सोनेंट साउंड का, और वो भी कब? क्लोज टुगेदर इन ए सीरीज, मतलब वो एक साथ आएंगे रिपीटेशन में जब कॉन्सोनेंट साउंड। तो वो क्या होगा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुप्रास। जैसे कि द टेरिबल टाइगर टोर द टॉवल। इधर पे टा 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 टा, यानी क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ चल रही है और लास्ट तक, मतलब क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज, यानी क्लोज भी इसी से हो रहा है। यानी द टेरिबल टाइगर टोर द टॉवल। डू नॉट ड्रिंक ड्राई, या फिर कह सकते हैं डोंट ड्रिंक ड्राई, यानी डू ड। ये जो आ रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट से हो रहा है और क्लोज भी इसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। तो वो क्या है? एलिट्रेशन, अनुप्रास। अब हम देखते हैं एसोनेंसी। इसे हिंदी में कहते हैं स्वर साम्यता। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, अगर हमें हिंदी नाम भी याद कर ले तो आधा सा हमारा एक्सप्लेन वैसे ही हो जाता है। जैसे कि एसोनेंस यानी स्वर साम्यता, तो इसमें क्या होगा? वोवेल साउंड्स आएगी। यस, रिपीटेशन ऑफ द सेम वोवेल साउंड्स इन बिगिनिंग एंड बिटवीन। ये भी याद करना जरूरी है कि इन बिगिनिंग एंड बिटवीन। कॉन्सोनेंट साउंड में क्या था? रिपीटेशन था कॉन्सोनेंट साउंड का, मगर वो क्लोज भी उसी से होना था। इसमें क्या है कि इन द बिगिनिंग एंड बिटवीन, मतलब स्टार्टिंग में और बीच में वो आएंगे। जैसे कि कैसे? क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट। इधर ए क्लैप, हैंड, एंड स्टैम्प योर फीट। तो यहाँ पर जो ये ए की जो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, यही है एसोनेंस। या कह सकते हैं कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई डोंट नो वर्ड्स में तो नहीं है, गोइंग ऑन, यानी इस तरीके से लिख के देख लेते हैं। चाहे आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब हमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इधर डो, नो, और इधर गो और ऑन, इधर
ओ की जो रिपीटेशन है, यानी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये क्या है, एसोनेंस यानी स्वर साम्यता। अब हम देखते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वैसे तो आप इसे ऑक्सीमोरन जैसा ही है ये टोटली। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्रेडिक्ट इटसेल्फ, मतलब इसमें आप एक शब्द याद रख सकते हो, कॉन्ट्रेडिक्टरी यानी विरोधाभास, विरोधी, एक दूसरे के विरोधी शब्द, कॉन्ट्रेडिक्टरी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू बी क्रूअल इन ऑर्डर टू बी काइंड, मतलब अगर उसे क्रूअल होना है तो फिर यहाँ पे काइंड क्यों। या फिर आई नो डैट आई नो नथिंग, कि मैं जानता हूं मुझे कुछ नहीं पता, फिर वो जानता कैसे अगर उसे कुछ नहीं पता। तो ये यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेडिक्टरी यानी विरोधी जो स्टेटमेंट होंगे, कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ये कुछ कुछ ऑक्सीमोरन जैसा है, बस ऑक्सीमोरन में ये है कि ऑक्सीमोरन में जो अपोजिट वर्ड्स हैं दे क्रिएट अ ड्रामा, जस्ट लाइक हमने देखा था कि कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, तो सीरियसली फनी एक साथ विरोधी शब्द आए थे। यहाँ पर क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा पूरा, कि इधर क्रूअल है तो इधर काइंड, इधर आई नो और इधर नो नथिंग यानी कुछ नहीं पता। इधर एक पूरा स्टेटमेंट होगा, उधर टू वर्ड्स होंगे अपोजिट में एंड दे क्रिएटेड ड्रामा। तो ये जो डिफरेंस है इनका, ये हमें याद रखना है। इस तरीके से मैंने आपको पूरे 10 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कराए हैं विद एग्जाम्पल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच एक साथ बहुत कम लोग कराते हैं, और ये ज्यादातर हमारे सारे एग्जाम्स जैसे कि टीचर के लिए ले लो या फिर एसएससी, पटवार, मतलब हर तरीके के एग्जाम्स में फिगर ऑफ स्पीच पूछे ही जाते हैं। तो गाइज मैंने इतनी मेहनत की है तो आपका भी फर्ज बनता है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब का, तो बस कर दीजिए। थैंक यू।